हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इस YouTube चैनल पर जो डीसी राठौर के नाम से चलता है, इस पे आपका स्वागत है। साथ ही साथ आज मैं लेकर आया हूँ वर्टेक्स कैरियर पॉइंट। इस एप्लीकेशन के लिए आज एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो लेकर आया हूँ 11th बायोलॉजी। और ये 11th बायोलॉजी के लिए हम जो सेल थ्योरी पढ़ रहे थे, उस सेल थ्योरी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है एक और कोशिकांग जिसका नाम है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम किस प्रकार का कोशिकांग है ये देखना है। तो सबसे पहले ये जो लाइसोसोम वर्ड है, लाइसोसोम, तो बात आती है कि लाइसोसोम का क्या इंपॉर्टेंस है। लाइसो शब्द जो है, इस लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है, या डिवाइडिंग, अपघटन करना। और सोम जो है, सोम, ये सोमा शब्द से लिया गया है। इसका मतलब ये क्या है, ये अपघटन करने वाले पदार्थ। तो जो लाइसोसोम है ये अपघटन करते हैं, तो किसका अपघटन करते हैं? तो ये अपघटन करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स का माइक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी जटिल अणुओं का सरल अणुओं में ये अपघटन करते हैं। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे इसके अपघटन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो आप विशेष रूप से देखेंगे इसमें जल का उपयोग होना बहुत ही अनिवार्य है। दो खास बात है, एक तो पानी का उपयोग, पानी के द्वारा ये जल अपघटन करते हैं। और दूसरी बात, ये जो एसिडिक मीडियम होता है, जो लगभग पीएच वैल्यू 5 होनी चाहिए, ऐसे माध्यम में ये बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले कि लाइसोसोम, इसकी खोज किसने की? तो 1949 में इसकी खोज की थी डी डुवे ने। देखें स्टेप टू स्टेप, वन बाय वन। डी डुवे 1949 में इसकी खोज की थी। अब बात आती है कि ये जो लाइसोसोम है आखिरकार ये कहां से बने हैं और किस प्रकार की रचना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूक्लियस है, आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं, मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रचना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरह की रचना आपने देखा है, कुछ इस तरह की रचना। इस तरह की रचना जो कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये अपने में से कुछ उत्सर्जी पदार्थों के रूप में ये पदार्थ को बाहर करता है। तो यहां से जन्म होगा, इस प्रकार से लूपिंग बनेगी और लूपिंग बनके एक गोलाकार रचना का जन्म होता है। लेकिन ये जो गोलाकार रचना है, ये जन्म तो हुआ लेकिन ये फंक्शनल रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं होता है। इसे लाइसोसोम तो कहेंगे। देखें, ध्यान रखना है, न्यूक्लियस से जुड़ा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्मित हुआ क्या? लाइसोसोम। इसके चारों ओर का जो आवरण होता है वो प्रोटीन होता है, और अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। प्रोटीन और एंजाइम ये जो है, जो कि इसके बाहर कवर कर प्रोटीन है और अंदर एंजाइम्स हैं, और इन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो करता है ईआर। इसका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसका की वीडियो मैंने आपको सेंड कर चुका है। देखिए, इससे जब प्राप्त हुआ, ये फंक्शनल नहीं होता है, ये ज्यादा सक्रिय नहीं होगा, कार्य नहीं करता। लेकिन फिर क्या होता है, ये जाते हैं गोल्गी बॉडी में, ये पहुंचते हैं गोल्गी बॉडी में। और गोल्गी बॉडी के अंदर में आपने कुछ इस सिस्टर्नी टाइप की, कुछ इस प्रकार की रचनाओं को आपने देखा है कि ये जो रचना है गोल्गी बॉडी की, जो सिस्टर्नी नलिकाएं हैं, इनसे जब ये गुजरती हैं तो ये जो लाइसोसोम है ये होती है मॉडिफाइड लाइसोसोम। और ये जो मॉडिफाइड लाइसोसोम होता है ये होता है बहुत सक्रिय। तो एमसीक्यू के लिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी और कब? तो 1949 में डी डुवे ने। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी काय से।
तो इसको क्या कहा जाता है आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में? GERL, मतलब गोल्गी काय, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बना है एल यानी लाइसोसोम। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू के लिए यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उसके लिए एक एक पॉइंट आपका बहुत आवश्यक है। देखिए तो न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्त्रावी पदार्थ के रूप में निकालता है गोलाकार कुछ रचनाओं को, उन गोलाकार रचनाओं को कहा जाता है लाइसोसोम। लेकिन पहले वो सक्रिय नहीं रहते हैं, उनके चारों ओर प्रोटीन और अंदर एंजाइम होगा जिसका निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लेकिन ये स्पेशली नहीं होते हैं, कहने का मतलब फंक्शनल नहीं होते हैं। जब ये गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नी से ये गुजरते हैं, गुजरने के बाद ये मॉडिफाइड लाइसोसोम होते हैं जो काफी सक्रिय। ठीक है, अब इस पॉइंट्स के बाद हम देखते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ इससे संबंधित छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं और यहाँ के आज जो पॉइंट नोट आउट किए गए हैं एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें सबसे पहले देखें लाइसोसोम, यहाँ लाइसोसोम, लाइसो का जो मतलब है लाइसो, इस लाइसो का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, ठीक, या तोड़ना, डिवाइड करना, और सोम ये जो है सोमा यानी पार्ट, इस भाग से। तो जो लाइसोसोम होता है ये क्या करता है? मैक्रो मॉलिक्यूल का जल का उपयोग करके, आप देखेंगे पानी का उपयोग करके ये मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बृहत अणुओं को माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि सरल अणुओं में तोड़ता है, जल अपघटित करता है। देखिए ये लाइसोसोम मोस्टली सभी जंतुओं में आपको मिलेगा, लेकिन आरबीसीएस को छोड़कर। तो एमसीक्यू के लिए आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, इसे छोड़कर जंतु की आरबीसीएस को छोड़ दें। ध्यान रखना ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, जंतु के आरबीसीएस यानी रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिका जो कि ब्लड में होती है, रक्त में होती है, इसमें ये नहीं पाया जाता है, को छोड़कर सभी जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में ये डायरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में जो रिक्तियां हैं, में कोशिकाओं में जो रिक्तिका है वो इसके स्थान पर काम करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उच्च पादपों में बहुत ही कम होंगे और सबसे ज्यादा होते हैं ये कवक में, सबसे ज्यादा कवक में सर्वाधिक। अब देखेंगे हम इसका पॉइंट। आपने देखा कि इसकी जो रचना है वो एक्चुअल रचना कैसी थी? गोल पुटिका है, एक झिल्ली नुमा रचना है। इसके चारों जो झिल्ली है वो इकहरी झिल्ली होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके चारों जो झिल्ली है वो इकहरी झिल्ली है। देखिए स्टेप टू स्टेप वन बाय वन। R1 यह झिल्ली पुटिका संरचना है। पुटिका मतलब सामान्य गोलाकार रचना है। ये जो झिल्ली है वो ये झिल्ली होती है इसकी इकहरी झिल्ली, एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें चारों झिल्ली इकहरी है। ठीक, यह संवेष्टन विधि द्वारा गोल्गी काय से बना। संवेष्टन यानी शुद्धिकरण विधि द्वारा ये बना है, किससे? छनने वाली विधि को हम कहते हैं संवेष्टन विधि, और ये स्टडी में आपने देख चुका है इसी लेक्चर में। अब हम बात करते हैं, देखिए पृथक्कृत लयन काय पुटिका में जल अपघटनी एंजाइम, यानी पृथक्कृत लयन काय मतलब जो पृथक्कृत जो लाइसोसोम है उसी को लयन काय कहा जा रहा है। हिंदी उसका लयन काय है और इंग्लिश उसका लाइसोसोम है। इसके अंदर में हम ये देखेंगे, इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम। लगभग टोटल एंजाइम की अगर आप बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं। और समझना हमको ये है, इस एंजाइम्स में क्या लिखा? देखें, यह जल अपघटनी एंजाइम,
जल अपघटनी मतलब जल का उपयोग होगा और अपघटन की क्रिया होगी, मैक्रोमॉलिक्यूल सरल में टूटेंगे। तो हम देखें यहां जल अपघटन एंजाइम हाइड्रोलेज लाइपेज। हाइड्रोलेज, हाइड्रो का मतलब जल से है, लेज का मतलब विघटन से है, मतलब पानी के द्वारा विघटन है। लाइपेज, लाइपेज एक प्रकार का लिपिड होता है, उस लिपिड को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो हाइड्रोलेज लाइपेज कहलाता है। एक है प्रोटोएजेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला जो है वो प्रोटोएजेज। प्रोटोएजेज कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज। ध्यान रखना है कि एंजाइम में नामकरण के जो नियम बनाए गए हैं, तो कोई एंजाइम जिस मैक्रोमॉलिक्यूल को तोड़ता है उस मैक्रोमॉलिक्यूल का जो नाम होता है उसके आखिरी में एज प्रत्यय लगाना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर भी देखना हाइड्रोलेज लाइपेज, लाइपेज का मतलब यहां लिपिड से उसमें एज लगा। प्रोटीएजेज मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा। फिर कार्बोहाइड्रेज यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, इसकी खास बात मैंने आपको स्लाइड में बता चुका हूं, ये अम्लीय माध्यम में ज्यादा सक्रिय है, इसका पीएच वैल्यू स्पेशल होता है, लगभग लगभग इसका जो पीएच मान है वो पीएच मान होता है 5, और इस पर ये सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ध्यान रखना है इस लेक्चर में आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन तो मैं सारे यहां शामिल कर दिया हूं। कंपटीशन लेवल के लिए आप ध्यान रखेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन आप ध्यान से एक स्टोरी की तरह सुनते जाएं, सारी बातें ध्यान रखना है। और ये सक्रिय होंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, पाचन का मतलब डाइजेस्ट, डाइजेस्ट यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ेंगे। प्रोटीन का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब का ये पाचन कर सकते हैं। तो लाइसोसोम अपने अंदर ऐसे एंजाइम्स रखता है जो मैक्रोमॉलिक्यूल को माइक्रोमॉलिक्यूल में तोड़ता है। आर्थ एक्सप्लेन किया जा चुका है, ये इकहरी रचना है, इकहरी झिल्ली होती है, ये गोलाकार बैगनुमा रचना है। ठीक है, इनके आकार की अभी आप बात करेंगे 0.1 से 0.8 म्यूएम यानी कि माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, एक खास जीके का फिर एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, और वो एमसीक्यू क्वेश्चन है फेगोसाइट यानी भक्षण कोशिकाएं जो होती हैं, फेगोसाइट डब्ल्यूबीसी जो है इसमें सबसे बड़ी होती है, इस बात को आप पॉइंट आउट करेंगे। फेगोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है, वास्तव में सही मायने में डब्ल्यूबीसीएस होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका। और जो श्वेत रक्त कणिका है उसमें जो लाइसोसोम होगा वो बड़े आकार का होता है, उसका जो रेशो है, उसका जो आकार है 0.8 से लेकर 2 माइक्रोमीटर है। बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन आप बढ़िया समझेंगे क्योंकि ये माइनर पॉइंट ही आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन में आगे लेकर जाएंगे। देखें R6, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में ये डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया में जो कोशिका द्रव झिल्ली होती है, देखें बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली, स्वाभाविक सी बात है कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव के बीच का भाग, झिल्ली और के बीच का भाग पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। कहने का मतलब मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं, देखें ये मान के चलो कि बाहर झिल्ली है, बैक्टीरिया में बाहर झिल्ली है, और यहां पर ये जो है ये कलर से जो मैं कर रहा हूं ये पूरा जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये बाहर वाली क्या है, झिल्ली है। अब देखेंगे कि इसके बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये स्पेस, ये स्पेस। तो झिल्ली इसके बीच का ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस।
और बैक्टीरिया में, शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें, बैक्टीरिया में जो झिल्ली है और कोशिका द्रव के बीच का भाग जिसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जो कि लाइसोजाइम के समान विकर रखता है, मतलब लाइसोसोम की तरह के समान विकर रखता है। ये बीच में ये पार्ट जो देख रहे हैं ये लाइसोसोम के समान विकर रखता है। किसमें बात आ रही है? ये बैक्टीरिया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुरूपी कोशिकांग है, ये जीके का एक क्वेश्चन है। जो अपने रूप को बार बार बदले, अनेक कार्यों को करने के लिए अपने रूप को बदल सकता है, ये बहुरूपी कहलाता है। तो बहुरूपी कोशिकांग जीके का भी क्वेश्चन है। लाइसोसोम को कहा जाता है बहुरूपी कोशिकांग। बहुरूपी कोशिकांग लाइसोसोम, यानी एक ही कोशिका विभिन्न कार्य की रूप में उपस्थित होते हैं, ये लाइसोसोम। तो यहां तक जो पॉइंट नंबर 7 तक बातें हुई हैं, इसके बाद हम यहां देखना चाहेंगे इसके प्रकार। ठीक है, अब इसके प्रकार की यदि हम बात करते हैं, इस प्रकार में आप देखें अलग अलग यहां पॉइंट है। प्रकार की बात पहले करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज लाइसोसोम, फिर है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, या इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहेंगे। फिर है रेसिड्यूल बॉडीज, अवशेषी। फिर है ऑटोफेगोसोम। अब इन चारों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, मतलब ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है, प्राइमरी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं P/S लाइसोसोम। P का मतलब यहां पे प्राइमरी है यानी प्राथमिक है, स्टोरेज का मतलब है संग्रह, और लाइसोसोम दैट भी लाइसोसोम, यानी ये ऐसे लाइसोसोम है जो क्या कहलाते हैं। पहली बात तो ये P, इस P का मतलब हुआ कि ये प्राथमिक, ये प्राथमिक। संग्रहण यानी कि स्टोर करना, स्टोरेज यानी स्टोर करना, संग्रह करने वाले लाइसोसोम। अब बात आती है, यदि ये संग्रह करते हैं तो किसी का तो संग्रह करते होंगे ना, तो किसका संग्रह करते हैं? ये निष्क्रिय हाइड्रोलेज, देखेंगे पॉइंट पढ़ेंगे आप यहां, दो खास पॉइंट यहां, निष्क्रिय हाइड्रोलेज एंजाइम का संग्रह। कौन सा? निष्क्रिय हाइड्रोलेज का संग्रह, और ये नवनिर्मित होते हैं, तुरंत तुरंत ये बनते रहते हैं। तो ये तो है प्राइमरी। सेकेंड पॉइंट आता है आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स मतलब इसके अंतर्गत डाइजेशन करने वाले यानी मैक्रोमोलेक्यूल को माइक्रो में यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने वाले एंजाइम आएंगे। इसे हेट्रोफेगोसोम भी कहते हैं, हेट्रोफेगोसोम भी कहा। ठीक है, और इसका जो नाम है एस लाइसोसोम, यहां जो एस है उस एस का मतलब सेकेंडरी से, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, इसे हिंदी में कहा जाएगा द्वितीयक लाइसोसोम। और ये द्वितीयक लाइसोसोम है वो किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं, पीएल का मतलब है प्राइमरी लाइसोसोम, और एक है फेगोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम इन दोनों से मिलकर के इनके संलयन से बना होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं रेसिड्यूल बॉडीज। रेसिड्यूल मतलब देखिए, रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेषी। तो जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया है, जिन पदार्थों का, जो अपचित पदार्थ होते हैं, उन अपचित पदार्थों का डाइजेशन, रेसिड्यूज बॉडी यानी अपचित पदार्थों को क्या करते हैं? अपने में रखते हैं। ये इनका काम है, अपचित पदार्थों को रखना, मेन पॉइंट। अब देखिए ऑटोफेगोसोम। अब बात आती है ऑटोफेगोसोम, ये बड़ा खास बात है, यहां ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑटोफेगोसोम देखेंगे, ये जो पचित होने वाले कोशिकांगों को, क्या बोल रहा है? पचित होने वाले कोशिकांगों को रखने वाला कोशिका,
यानी एक ऐसा कोशिकांग है जो दूसरे और कोशिकांगों को भी नष्ट कर सकता है, ठीक है, वो कहलाएगा ऑटोफेगो। अब बात आती है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो आप देखिए यहां पर ये बात ध्यान रखना है, यहां पर ये बाहर की जो परत है वो प्रोटीन की है, और अगर हम यहां अंदर की बात करें, अंदर बहुत सारे क्या हैं, ये एंजाइम है जिनकी पीएच वैल्यू 5 है। अब बाहर का ये जो मीडियम होता है, बाहर का ये जो बाहर का मीडियम, ये होता है न्यूट्रल, मतलब ये उदासीन होता है। तो ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं एंजाइम, एंजाइम अगर इनके कुछ पार्टिकल बाहर आ जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये बहुत अच्छे तरीके से रप्चर हो जाए यानी फट जाए, तो ये जो है ये पूरे फैल जाएंगे, और अगर ये फैल गए तो इनके फैलने से एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नष्ट। और ये अपने आप को ही नष्ट कर लेता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। एक थैली नुमा रचना है और ये खुद अपने आप में समाप्त हो सकता है रप्चर होकर के, इसलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की। अब स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार इनके कार्य क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो इसके कार्यों के लिए आप ये ध्यान दें, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं हेट्रो, ऑटो और क्राइनो, और तीनों को मैंने ब्रैकेट में किया है और फिर लिखा है फैगी। फैगी इसका मतलब पूरा नाम है हेट्रोफैगी, ऑटोफैगी और क्राइनोफैगी। पहले हम इन तीन बातों को अच्छे से हम समझ लें। देखिए हेट्रोफैगी का क्या मतलब है, यहां देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हेट्रोफैगी। तो क्या होता है कि जैसे ये मान के चलो आपके पास क्या है, ये लाइसोसोम, ये मान के चलो ये एक कोशिका है, ये कंप्लीट कोशिका है। अब ये कोशिका है और यहां पर ये आपके पास में एक लाइसोसोम है। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल आया, देखें यहां पर कोई केमिकल सब्सटेंस आया, तो ये यहां पर ये क्या करेंगे, एक लूपिंग तैयार करेंगे और इसको फिर अंदर लेंगे। लूपिंग तैयार करने में अंदर लेंगे तो इसका भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ने के बाद फिर ये कैसे हो जाते हैं, ये कुछ और ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद ये टूट करके अलग हो जाएगा। तो भक्षण की ये जो प्रोसेस है इसको हम फैगोसाइट कहते हैं। इस फैगोसाइट से आए हुए सब्सटेंस को, ये जो सब्सटेंस आया है इसमें जटिल पदार्थ है, प्रोटीन हो सकते हैं, वसा हो सकती है, ठीक है। तो जटिल पदार्थों को सरल करने का जो काम है वो ये कहती है। तो विभिन्न अलग अलग प्रकार के पदार्थों का ये भक्षण करती है, ठीक है। देखें तो फैगो, तो हेट्रोफैगी करती क्या है, फैगोसाइटिस या पिनोसाइटिस। फैगो और पिनोसाइटिस ये भक्षण की विधियां हैं। इन विधियों से आया हुआ जो सब्सटेंस है द्वारा ग्रहित पदार्थ का पाचन करेगी। ये बात क्लियर होगी हेट्रोफैगी में। अब आता ऑटोफैगी। अब ऑटोफैगी क्या है हम ये देखें। ऑटोफैगी, ऑटोफैगी क्या है, ये जो पुरानी और मृत सेल्स होती है ना, ये उनको अपना भोजन बनाती है, ठीक है। इसे भक्षण कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी और मृत कोशिकांग का पाचन करेगी, ठीक है। इसके अलावा क्राइनोफैगी, क्राइनोफैगी का यह मतलब होता है कि आप देखें, मान ली एक सेल है अपने पास में, ठीक है। अब उस सेल है, या इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में सुने हो आपने, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे बॉडी में दो प्रकार की ग्रंथि होती है, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन, और एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन। तो यहां पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपना जो सब्सटेंस देते हैं, देखें इसमें क्या होगा कि जो इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्त्रावित कणिका है उन कणिकाओं का पाचन करेगी, और ये प्रोसेस जो है वो कहलाता है क्राइनोफैगी। अब ये इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने है, जो थायरॉक्सिन, देखिए हमने थायरॉक्सिन हार्मोन्स, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता है,
हमें पहले प्राप्त होता है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के रूप में, और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन ये चेंज होता है फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स में, और चेंज करने वाला होता है लाइसोसोम। ये पॉइंट आया। इसके बाद देखें आप, हेट्रोफेगी क्लियर है, ऑटोफेगी क्लियर है, क्राइनोफेगी क्लियर है, ठीक। अब बात आती है ECD, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी कि आपकी किसी सेल में अवांछित कोशिकाएं अगर वहां पे हैं, अवांछित, तो उन अवांछित कोशिकाओं को ये नष्ट कर लेती, भक्षण करती हैं, नष्ट कर लेती। जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट जब आप पढ़ेंगे आने वाले समय में अस्थि के बारे में, हड्डियों के बारे में, तब हड्डी में आप देखेंगे एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ऑस्टिन प्रोटीन, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट वहां पे होगा। तो बात समझना है, उस ऑस्टियोब्लास्ट में, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में देखो, ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि भक्षण कोशिका, ये है अस्थि भक्षण कोशिका। तो अस्थि के चारों ओर यदि कोई अवांछित कोशिकाएं हैं, देखें, अस्थि के अवांछित भाग को नष्ट कर देते हैं, ये भी इनका काम है, ये, ठीक। ये तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट इसका जो मतलब है वो अस्थि हड्डी है, और हड्डी में जो अवांछित भाग होगा उसको भी ये नष्ट करने का काम करती हैं। और दूसरा एक है ऑटोलिसिस, और ये ऑटोलिसिस जैसा कि मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि जब ये रप्चर होती हैं, ये फट जाती हैं, तो इनके जो अंदर के एंजाइम्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, और फाइनली वो कोशिका ही को नष्ट करेंगे और स्वयं नष्ट हो जाएंगे। दूसरे को नुकसान तो पहुंचाएंगे लेकिन स्वयं नष्ट हो जाएंगे, और यही एक वजह है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखेंगे, ऑटोलिसिस यानी कि स्व अपघटन, अपने आप अपघटित होते हैं, और ये कोशिका फटकर नष्ट हो जाएगी, और ये एक वजह है इसे आत्महत्या की थैली कहने का। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि आपने लाइसोसोम को जिस तरीके से आपने देखा है, इसमें मैंने MCQ के, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के बहुत से पॉइंट हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और इनको रिकवर करेंगे आप बढ़िया तरीके से। इसका एक नोट्स बनाएंगे। नोट्स के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि VCP के आप ग्रुप में हैं और VCP के लाइव क्लास के अंदर आप वीडियो में इसे देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप ना ही स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ना ही इस वीडियो को आप सेंड कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को निश्चित रूप से मैं ऑनलाइन करने जा रहा हूं और पब्लिक भी करने जा रहा हूं, ताकि वो स्टूडेंट्स जो अब तक फायदा नहीं उठा पाए हैं और जो VCP के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो बेहतर तरीके से इस बात को जान पाएं कि वास्तव में VCP यानी वर्टेक्स कैरियर पॉइंट से आयोजित होने वाले जो लेक्चर्स होते हैं, उस लेक्चर के अंदर कंटेंट, देखिए वीडियो सब कुछ नहीं होता, उसके अंदर आपका कंटेंट कैसा है, मटेरियल कैसा है, क्या आप उसके सहायता से किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्रैक कर सकते हैं, एक बेहतर बेस बन सकता है। और निश्चित रूप से एक बेहतर बेस बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, जो मैं आप जानते हैं कि L2 और L3 बैचेस हैं, L1 बैचेस जनरली बहुत कम होती हैं। L2 और L3 बैचेस की यदि बात करें, L2 बैच यानी फुल NCERT, स्टेट बोर्ड और उसका डेवलप फॉर्म। लेकिन आज जिस लेवल पे मैंने आपको ये लेक्चर देने का प्रयास किया है, ये L3 लेवल है। L3 लेवल मतलब विथ MCQ और पूरा कंपटीशन के साथ में, बारीकियों के साथ में ये एक लेक्चर तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूं इसका हर एक पॉइंट आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में वेट करेंगे अब मेरे अगले लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।